तो युजुरिया शियोन से पूछने लगती है कि क्या इसकी कोई गारंटी है कि ये उन पर काम करेगा, और अगर ये उन पर काम नहीं किया तो वो सभी लोग मर सकते हैं, जिस वजह से उन सभी को उस आइलैंड को छोड़कर चले जाना चाहिए। युजुरिया बिल्कुल सही कह रही है, ये ग्रुप कोइंसिडेंस से बना है, जिस वजह से हमारा साथ में काम करना जरूरी नहीं है, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमारी समझ से बाहर है, जिस वजह से हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है और कौन मरने वाला है। तो इसलिए तुम्हें ये खुद डिसाइड करना होगा कि तुम्हें खुद के साथ क्या करना है। तो इसलिए अगर तुम लोग मेरे साथ आना चाहते हो तो मेरे साथ केव में आ जाओ, पर अगर तुम लोग अलग जाना चाहते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तब शियोन केव के अंदर जाने लगता है, पर तभी हम देखते हैं सभी लोग उस केव के अंदर आ जाते हैं, जिस वजह से शियोन उन्हें कुछ और देर सोचने के लिए कहने लगता है, क्योंकि ये फैसला तो तुरंत ही हो गया होता है। पर हम देखते हैं सभी लोगों ने ये डिसाइड कर लिया होता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है या फिर मरना है तो उन्हें साथ में ही रहना चाहिए, क्योंकि तभी वो यहाँ से सेफ निकल सकते हैं। तब इससे शियोन बहुत ज्यादा खुश होता है। बहुत सारे साथी होना बहुत अच्छी बात है, तो चलो फिर यहाँ से साथ में निकलते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट और फाइनल चांस है। तब फूची एक बार सभी को प्लान को डिस्कस करने के लिए कहता है, जिसके हिसाब से उन्हें सबसे पहले एलिक्सर को हासिल करना होता है और उसके बाद इस आइलैंड से जिंदा वापस निकलना होता है। चलो अब उस इंफॉर्मेशन को देख लिया जाए जिसकी हमें जरूरत है, जिस वजह से हमें इस आइलैंड की मिस्ट्रीज को कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। तो आखिरकार हम सब ये कैसे करेंगे? मेरे को इसके बारे में पता है। तब मी फूची को कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। होराई एक बहुत बड़ा कैसल है और वो चाइना के एपंग पैलेस के जैसा बनाया गया है, ताकि उसके अंदर एलिक्सर को बनाया जा सके और फर्स्ट एम्परर उसे ले सके, जिसका मतलब आइलैंड के अंदर एंटर करना और एग्जिट करना इम्पॉसिबल नहीं है। पर फिर भी आसपास के एरिया में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, जिनका काम यहाँ के क्रिएचर्स को बाहर जाने से रोकना है। पर समुद्र में छोटी बोट पर जा रहे ह्यूमंस उन मॉन्स्टर्स के सामने कुछ नहीं कर सकते, और एक ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन भी उन्हें मारकर यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता। हमें किसी भी कीमत पर टेंशन के साथ लड़ाई नहीं करनी है और छुपते हुए एलिक्सर को चुराकर उन बोट से निकलना है जो कि आइलैंड पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। होराई के नीचे एक स्लुइस गेट है जहाँ पर बोट्स हैं और मॉन्स्टर्स को सिखाया गया है कि अगर कोई बोट वहाँ से निकलेगी तो उन पर अटैक नहीं करना है। तब शियोन को ध्यान आता है कि शायद ये वही जगह है जिसका उसे आइलैंड के किनारे एहसास हुआ था, और सागिरी पूछने लगती है कि क्या उन्हें पता है कि एलिक्सर कहाँ पर है। एलिक्सर पक्का रियन और मेरी लैब में होगा। हम चाहे जो मर्जी कर लें, पर हमें दुश्मनों की टेरिटरी से निकलना ही पड़ेगा, और उसके लिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जिस वजह से हमें उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो इसलिए गाबीमारू और युजुरिया हमें अपनी स्टेल्थ टेक्निक सिखाओ, जिसमें ताव का इस्तेमाल होता है। तब युजुरिया सेंटा के चश्मों को लगाकर उन्हें सब्स्टिट्यूशन सिखाने लगती है, जहाँ उन्हें अपनी ताव को छुपाना होता है, जिस वजह से वो उन्हें ये करके दिखाने लगती है। पर जैसे वो बोलती है वैसे ही वो टेक्निक डीएक्टिवेट हो जाती है, और क्योंकि उसने मुंह के दौरान लड़ाई में उस टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है और वो मुंह के चंगुल से बच पाई होती है, तो उसे ये पूरा यकीन होता है कि ये टेक्निक टेंगन पर जरूर काम करेगी, जिस वजह से वो सभी को डीप ब्रेथ लेके फोकस करने के लिए कहने लगती है। तब वो सागिरी के सिर पर डंडा मारती है, क्योंकि सागिरी की ताव स्टेबल नहीं होती और यहाँ ब्लेड भी युजुरिया को घूर रहा होता है, जिस वजह से युजुरिया भी उसके सिर पर एक जोरदार डंडा मारती है। तब गाबीमारू भी सेंटा के चश्मे लगाकर उन लोगों को ताव के बारे में बताने लगता है। ताव फिजिकल वे में बहुत अच्छे से काम करता है, जैसे कि सुमो रेसलिंग और जूडो में फोर्सेस को डिफ्लेक्ट किया जा सकता है और तुम अपोनेंट की ताव को उनके अगेंस्ट यूज कर सकते हो। और मेरे पास कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज भी हैं जो कि कंपैटिबिलिटीज को यूटिलाइज करती हैं। मार्शल आर्ट्स के हुआजिन और रोटेशन ऑफ ताव के बीच में जो सिमिलैरिटीज होती हैं वो ये सजेस्ट करती हैं कि किसी भी फोर्स को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो इसलिए अब सब लोग अपनी नेक को डिसलोकेट करो। तो सभी लोग इसके लिए मना करने लगते हैं और इस वजह से गाबूमारू उन्हें समझाने लगता है कि अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो वो मारे जाएंगे। तब वो सभी को अपने जॉइंट्स को भी डिसलोकेट करने के लिए कहता है और अपने आप को बिना मारे अपने दिल को स्टॉप करने की टेक्निक भी सिखाने लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ युजुरिया भी उन्हें फोकस करने के लिए कह रही होती है ताकि उनके साथ हो रही कोई भी चीज उन्हें परेशान न कर सके। तब यहाँ ब्लेड, फूची और नुरुगाई बुरी तरह से थक चुके होते हैं और ब्लेड पूछने लगता है कि आखिरकार बाकी लोग क्यों नहीं थके हैं, जिस वजह से शियोन उसे बताता है कि अगर ताव कंट्रोल में हो तो थकान कम होती है, जिस वजह से ब्लेड को यकीन नहीं आ रहा होता कि तोमा इतनी जल्दी ताव को कंट्रोल करना सीख गया है।
क्योंकि वो थका नहीं होता है, जिस वजह से वो इसके बारे में पूछने लगता है। ये शायद इस वजह से है क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट है। जब से मेरे भाई ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली है, तब से मुझे डिफरेंट महसूस हो रहा है। ब्लेड, मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस टाइम तुम्हें आसानी से हिट कर सकता हूँ। तो ये सुनकर ब्लेड को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो तोमा के साथ लड़ने चला जाता है। और यहाँ सागिरी को यकीन ही हो रहा होता कि वो सभी लोग इतने डिफरेंट होने के बावजूद भी इकट्ठे काम कर रहे हैं, और उसे ये भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो वहाँ पर किसी को भी मरते हुए देखना नहीं चाहती है। और गाबीमारू को भी बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा होता है। तो शियोन उन्हें शांत रहने के लिए कहता है और ग्रुप्स को असाइन करने की बात करने लगता है, जिस वजह से हम देखते हैं जो उसने ताओ के एट्रीब्यूट्स बनाए होते हैं वहाँ पर वो उन सभी को ग्रुप्स में खड़ा कर देता है। हमें टेंशन के साथ लड़ने से पहले अपने अपने एट्रीब्यूट्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि मेरा और सागिरी का एट्रीब्यूट वुड है, गाबीमारू और ब्लेड का एट्रीब्यूट फायर है, मी और नूरुगाए का वाटर है, फूची का मेटल है और यूजुरिया और टोमा का अर्थ है। और ये सारे एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पर असर करते हैं। अगर हम दूसरे की ताव को एनहांस करते हैं तो उसे रेस्टोरेशन कहा जाता है, और अगर वीक करते हैं तो उसे हिंडरिंग कहा जाता है। तो यूजुरिया पूछने लगती है कि आखिरकार उन्हें टेंशंस के एट्रीब्यूट के बारे में कैसे पता चलेगा। और हम देखते हैं मे को उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में पहले से पता होता है, जिस वजह से वो बताती है कि जू का एट्रीब्यूट फायर है, ताओफा का वुड, जिन और रैन का वाटर, गुई का मेटल और मू और रियन का अर्थ। अगर तुम्हारी ताऊ ओपोनेंट की ताऊ को वीक करती है तो तुम्हारे अटैक उस पर काम करेंगे, पर अगर ऑपोजिट होगा तो तुम कभी भी जीत नहीं पाओगे, जिस वजह से तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन होगा कि तुम सब कुछ छोड़ के वहाँ से भाग जाना। तो इसलिए अब मैं कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग ग्रुप्स को असाइन करूंगा। एक ग्रुप एस्केप रूट सिक्योर करेगा और दूसरा ग्रुप एलिक्सर को एक्वायर करेगा। एलिक्सर ग्रुप के लिए स्पीड और स्ट्रेल्थ दोनों बहुत जरूरी है, जिस वजह से वो एक ऐसा छोटा सा ग्रुप होगा जिन बंदों को ताओ अच्छे से यूज करनी आती होगी, जिस वजह से यूजरिया, सागिरी और गाबीमारू इसमें होंगे। और एस्केप ग्रुप होराई के अंदर जाके बोट्स को सिक्योर करेगा और एक और ग्रुप सुलिस गेट को खोलेगा, जिस वजह से 3 लोग मिलकर ये काम करेंगे। तो यूजुरिया को एलिक्सर ग्रुप में रहने का कोई शौक नहीं होता है, पर उसके पास कोई और चारा भी नहीं होता। तब नूरुगाए शियोन को टेंसा की मौत याद दिलाने लगती है, पर शियोन को पहले ही एहसास होता है कि उन्हें उसकी मौत का बदला लेना है। तब ब्लेड में से पूछने लगता है कि क्या वो भी आइलैंड को छोड़कर जाना चाहती है, जिस पर मैं हाँ कहती है। और ब्लेड उसे कहने लगता है कि उसे एलिक्सर ग्रुप का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे वहाँ से निकल जाना चाहिए। रुको जरा, पर मैं, क्या तुम सच में यहाँ से जाना चाहती हो? क्या तुम सच में आइलैंड को छोड़ना चाहती हो? तुम आराम से इस आइलैंड को छोड़कर जा सकती थी, पर फिर भी तुमने ऐसा नहीं किया, जिस वजह से पक्का तुम यहाँ पर कुछ करना चाहती हो जिसके बारे में तुमने हमें नहीं बताया है। तो चलो बताओ, आखिरकार वो है क्या? मुझे लगता है कि जो रियन कर रहा है वो बुरा है, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को मारा है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ग्रैंड मास्टर शिफू ने उसे क्यों नहीं रोका। मैं इस आइलैंड से जाना चाहती हूँ, क्योंकि इस आइलैंड पे सब कुछ बहुत ज्यादा डरावना है। पर मैं एक आखिरी बार रियन और ग्रैंड मास्टर को देखना चाहती हूँ और ये पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार वो क्यों बदले हैं। वो लोग तो बहुत अच्छे थे ना, तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है? और इस सब के बाद मैं इस आइलैंड को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। तो ये सुनकर गाबीमारू को अपनी वाइफ याद आ जाती है, क्योंकि वो भी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। तो चलो फिर, अगर तुम सिर्फ उन्हें देखना चाहती हो तो ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम कभी भी अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगी। तो इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी डेस्टिनेशन तक तुम्हें लेकर जाऊंगा। तो यार टेंगन्स का सेज रिचुअल कंप्लीट हो चुका होता है और चौबे पूछने लगता है कि आखिरकार इसकी जरूरत क्या थी। तो ताओ फाओ को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता और वो कहने लगती है कि जो भी कैसल के अंदर आता है वो इसे परफॉर्म करता है। तब ताओफा अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है, पर जू इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि उसे चोबे का वहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं आया होता और चोबे भी बिल्कुल ऐसा ही फील कर रहा होता है। तब जू चोबे पर हमला कर देता है, पर चोबे उसके हमले को रोक लेता है और उसे कहने लगता है कि उसे तभी मार देना चाहिए था जब वो पहली बार मिले थे, क्योंकि अब वो उसकी मूवमेंट्स को देख सकता है। तो रियन उन लोगों को लड़ने से मना करता है, क्योंकि चोबे उनका गेस्ट और टेस्ट सब्जेक्ट होता है, जिस वजह से वो ये नहीं चाहता होता कि कोई उसे नुकसान पहुंचाए। तो रियन चोबे को अपने साथ आने के लिए कहता है ताकि वो उसकी ताऊ को एग्जामिन कर सके, और चोबे को वह जगह बहुत ज्यादा बड़ी लग रही होती है। तो जू के हमले की वजह से चोबे के हाथ पर चोट लगी होती है, पर उसे एहसास हो जाता है कि अब वो पहले जैसा कमजोर नहीं रहा है, जिस वजह से वो जू का सामना कर सकता है। पर उसे इस बात का भी अंदाजा होता है कि वो रियन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
क्योंकि वो बाकी टेंशन से बहुत ज्यादा अलग है, जिस वजह से वो खतरनाक है और इसी वजह से उसे सबसे पहले उसकी कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी। तब रियन चौबे को अपनी रिसर्च लैब के अंदर ले जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्लावर होता है और चौबे इसके बारे में पूछने लगता है। ये वाइतान हुआ फ्लावर बांको है। टैन एक ऐसी ताव है जिसे उन ह्यूमन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो कि फ्लावर्स बन चुके होते हैं, पर टैन की थोड़ी सी अमाउंट ही एक ह्यूमन से एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, जिस वजह से ये बांको लार्ज अमाउंट ऑफ टैन को एक ही बारी में रिफाइन कर सकता है। टैन को प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और टाइम के साथ साथ फ्लावर्स की ताव ह्यूमंस की ताव को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेती है, जिस वजह से एक दिन ये बांको भी सूख जाएगा और मैं टैन की उस क्वालिटी और क्वांटिटी तक नहीं पहुंच पाऊंगा जो मैं चाहता हूँ, और इसी वजह से मुझे तुम्हारे रेयर ताव की जरूरत है, तो इसलिए मेरी मदद करो। तब चौबे सोचने लगता है कि आखिरकार उन्हें इतनी ज्यादा टैन की क्या जरूरत है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि वो लोग टोमा को भी ताओ में कन्वर्ट कर देंगे, जिस वजह से उसकी ताओ में फ्लक्चुएशंस आने लगती हैं और रियन को वही चीज बहुत पसंद आ रही होती है क्योंकि उसकी वेव बाकी ह्यूमन से बहुत ज्यादा अलग होती है और उसे वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बस स्टडी करना चाहता हूँ, जिस वजह से मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और क्योंकि तुम रीजनरेट कर सकते हो तो मैं बस तुम्हारे पार्ट्स को काट कर यूज करूंगा और तुम ताओ का इस्तेमाल करना भी सीखोगे, जिससे कि मेरे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे। तो चौबे इसके लिए तैयार हो जाता है और यहाँ रात को गाबी मारू युजुरिया सागिरी और मी होराई के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिस वजह से हमें थोड़े टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लेड रात को होराई के अंदर घुसने से मना करता है और सबको सोने के लिए कहने लगता है, जिस वजह से गाबी मारू से समझाता है कि शिनोबी सही टाइम पर हमला करता है, पर ब्लेड इसके लिए मना करने लगता है। तब मे को भी ये आइडिया पसंद आया होता है क्योंकि फ्लावर्स रात को क्लोज हो जाते हैं, जिस वजह से होराई के अंदर मौजूद सभी लोगों की ताव कमजोर हो जाती है क्योंकि वो लोग भी एक तरह के फ्लावर की तरह ही हैं। और शियोन को भी ये प्लान अच्छा लगा होता है क्योंकि उन्हें न्यू टीम के वहाँ आने से पहले सब कुछ खत्म करना होता है, जिस वजह से सागिरी और युजुरिया भी इस बात पे एग्री करते हैं। मैं यूई को अब और इंतजार नहीं करवा सकता, जिस वजह से हम लोग पहले जाकर तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करेंगे और जब हम सिचुएशन को कंफर्म कर लेंगे तब तुम्हें सिग्नल भेजेंगे। अगर मैंने रेड फ्लेम भेजी तो इसका मतलब होगा कि तुम्हें रुकना है और अगर वो ब्लू फ्लेम हुई तो इसका मतलब तुम्हें प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है। तब गाबी मारू ब्लू फ्लेम्स को भेज देता है, जिस वजह से सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि वो लोग रात को ही आइलैंड से निकलने वाले होते हैं। तब हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुची सबको होराई के बारे में बता रहा होता है। होराई बहुत बड़े इंटीरियर और एक्सटीरियर में डिवाइड है और जहाँ पर हर मुंह के साथ लड़े थे वो एक्सटीरियर था। होराई के इंटीरियर पार्ट में टेंसन्स के लिए बहुत सारी जगह है। टेंसन्स का कैसल उनकी ट्रेनिंग के लिए डिजाइन किया गया है, जहाँ पर बोचू पैलेस जू और ताउफा के लिए बनाया गया है जो कि इंटरकोर्स के जरिए इमोर्टैलिटी ढूंढ रहे हैं। ताइसोकू पैलेस जिन के लिए बनाया गया है जो कि ब्रीथिंग टेक्निक्स के जरिए इमोर्टैलिटी को खोज रहा है। डॉइन पैलेस रान के लिए बनाया गया है जो कि फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू इमोर्टैलिटी को ढूंढता है। सुइत्सु पैलेस गुइफा के लिए बनाया गया है जो कि मेडिटेशन के थ्रू इमोर्टैलिटी को ढूंढ रहा है। शूतल पैलेस मू के लिए बनाया गया है जो कि प्रेशर पॉइंट्स और ऑर्गन्स के जरिए इमोर्टैलिटी को ढूंढ रहा था। तो इसका मतलब सभी टेंसन्स अपनी अपनी स्पेशलाइज्ड रिसर्च करते हैं। सही कहा। और उसके बाद वो लोग इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं और लास्ट में एलेक्सर रेंटन पैलेस में है जहाँ पर रियन की रिसर्च लैब है, पर रियन वहाँ पर रात को नहीं होगा क्योंकि वाइतान हुआ रात को बंद हो जाता है, जिस वजह से वो रात को वहाँ पर रिसर्च नहीं कर सकता और इसी वजह से रियन मेन पैलेस में मिलेगा जो कि ग्रैंड मास्टर शूफू का कैसल है। तब गाबी मारू सबको बताता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए पर फिर भी उन्हें किसी भी टेंशन के साथ नहीं लड़ना है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनका प्लान फेल हो जाएगा। और टोमा कहने लगता है कि रात को जाने में खतरा है क्योंकि मूनलाइट अंदर नहीं पहुँचेगी, जिस वजह से उन्हें वहाँ का रास्ता पता नहीं चलेगा। और क्योंकि टेंसन्स बार बार कैसल को रेनोवेट करते रहते हैं तो उस जगह के बारे में उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती। पर हम देखते हैं गाबी मारू ने इसकी पहले ही तैयारी कर ली होती है, जिस वजह से वो उन सभी को सभी चीजों को ताव के थ्रू देखने के लिए कहता है क्योंकि ऑब्जेक्ट्स के अंदर से भी थोड़ी थोड़ी ताव निकलती है जिससे कि वो स्ट्रक्चर को आसानी से देख सकते हैं। और क्योंकि टैन ह्यूमन से बनती है तो वो लोग ताव की मदद से ये देख सकते हैं कि रिसर्च लैब कहाँ पर है, जो कि वहाँ पर बहुत सारी लाशें होंगी, जिस वजह
से वहाँ पर बहुत सारा ताओ भी होगा। तब मे और सागिरी को वो जगह दिखाई दे जाती है, पर वो इतनी सारी लाशों को नहीं देख पाते हैं, जिस वजह से गाबीमारू उन्हें वो सब कुछ देखने से मना करता है, क्योंकि गाबीमारू और युजुरिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता होता। तब वो लोग अपनी ताओ को कम करके कैसल के अंदर घुस जाते हैं, जिससे कि कोई भी गार्ड उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होता, और वो लोग धीरे धीरे करके एक एक दोषी को मारने लगते हैं। और सागिरी को ये यकीन नहीं हो रहा होता कि वो कुछ टाइम में ही इस आइलैंड से निकलने वाले हैं। तब वो लोग पैलेस का दरवाजा खोल देते हैं, जहाँ पर गाबीमारू को कोई भी टेंशन फील नहीं हो रहा होता। पर तभी उसे अचानक से बहुत सारी ताओ दिखाई देने लगती है, और वहाँ पर रान आ जाता है, जिससे अपनी ताओ को कम करके अपने आप को छुपा लिया होता है, और वो सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। मुझे लगा ही था सिस्टर कि इसके पीछे तुम ही होगी, और हाँ, तुम्हें देखकर काफी अच्छा लग रहा है। और आखिरकार तुम्हें कैसे पता कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं? वो इस वजह से क्योंकि हमें एक बंदे से इंफॉर्मेशन मिली थी। तब यहाँ चौबे ने रियन को सब कुछ बता दिया होता है, जिस वजह से सभी को पता चल गया होता है कि कुछ लोगों के पास कमाल की ताव है। तब जू पूछने लगता है कि क्या उसने अपने साथियों के नाम इसलिए बताए हैं क्योंकि वो उस रिसर्च को झेल नहीं पाया है। पर चौबे इसके लिए मना कर देता है और सबको बताता है कि वो उसके साथी नहीं बल्कि उसके दुश्मन है, जो कि करीब ही छुपे हुए हैं और बहुत जल्द वहाँ पर आने वाले हैं। और उसे ये इस वजह से पता है क्योंकि वो अपने भाई के ताव को फील कर सकता है, और हम देखते हैं कि ये इस वजह से हुआ होता है क्योंकि उसने अपने भाई को चोट पहुंचाई होती है। तो ये लोग पक्का मुंह के किलर्स हो सकते हैं। बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जब हम इतनी सारी ताओ को इकट्ठा कर सकते हैं, तो इसलिए हम हैकीजी फुकुशो रिचुअल परफॉर्म करेंगे और ह्यूमंस को पकड़ लेंगे। तब रैन पूछने लगता है कि जो लोग अभी अभी आइलैंड पर आए हैं उन्हें उनका क्या करना चाहिए, जिस वजह से रियन दोषिस को उन्हें संभालने के लिए कहता है, और चौबे उन लोगों को गाबीमारू और उसके साथियों की तरफ जाने से मना करने लगता है, क्योंकि वो फील कर सकता है कि वो लोग कब वहाँ पर आने वाले हैं, जिस वजह से उन्हें यहाँ पर उनका इंतजार करना चाहिए। पर उसकी एक कंडीशन होती है। तब हम यहाँ पर फिर से रान को देखते हैं। हम लोग तुम्हारा ही यहाँ पर इंतजार कर रहे थे ताकि हम तुम्हें हैकीजी फुकुशो रिचुअल में बलि की तरह इस्तेमाल कर सकें। ये एक ऐसा रिचुअल है जिसमें हम सारे एट्रीब्यूट्स की हाई क्वालिटी की ताओ को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उसे ग्रैंड मास्टर को ऑफर करते हैं, जिसका मतलब तुम इसके लिए बलि के बकरे हो। तुम्हारे साथी भी अभी तक पक्का अलग हो चुके होंगे और टेंशन एक एक करके उन्हें पकड़ लेंगे, जिस वजह से हम लोग एक एक करके तुम सभी से बड़े ध्यान से डील करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोगों के खुद के प्लान जरूर होंगे, पर अब वो सब कुछ बेकार है। तब सभी को एहसास हो जाता है कि उनका प्लान फेल हो चुका है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट